हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। मैं चीनू ठाकुर जायसवाल वेलकम करती हूँ आप सभी का। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं PYQ। ये पेपर की तैयारी चल रही है नेट एग्जाम्स की, जो आपका 18 जून को आ रहा है। लेकिन जो पेपर 1 हम लोग करते हैं उसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में हेल्प करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है RRB का, उसमें भी कई सारे टॉपिक हैं जो कि नेट पेपर 1 से मतलब जुड़े हुए हैं, ठीक है। और आज का ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म। यस, ये ऐसा पॉइंट है जिसमें कई बार स्टूडेंट्स अटकते हैं, क्वेश्चन नहीं कर पाते, गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो चलिए पहले इसी को समझते हैं, ये है क्या। तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है, दो फिलोसफिकल अप्रोचेज हैं। आप जानते हैं कि रिसर्च करने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस का हेल्प लिया जाता है, ठीक है ना। पॉजिटिविज्म क्या होती है, एक थ्योरी है। किसने दी थी ये थ्योरी? अगस्त कामते ने ये थ्योरी दी थी। उनका कहना था कि भाई मान लीजिए अगर आपके सामने कोई एम्पिरिकल डाटा है, यानी कि जो बिल्कुल निश्चित आपके पास दिखाई देने वाला जो डाटा है, जिसे आप एकदम क्लियर देख सकते हैं, जो फैक्चुअल है, ठीक है, उसके हिसाब से आप संसार को समझिए। यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इफ यू हैव अ एम्पिरिकल डाटा दैट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। तो वो प्रत्यक्षवाद की बात करते हैं। प्रत्यक्षवाद जो सामने हो, प्रत्यक्ष हो, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं? इसमें सोशियोलॉजी आता है, इसमें साइकोलॉजी आता है, ठीक है, और इकोनॉमिक भी आता है। नेक्स्ट आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो रिफाइनमेंट है पॉजिटिविज्म का, यानी उसके बाद आने वाला एक शोधन है। ये क्या कहता है? ये कहता है ठीक है, मैं मानता हूँ कि आप जब रिसर्च कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे आपने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, जिसमें फैक्चुअल बहुत सारे आपके सामने डेटा आए हैं, आप उनको एज इट इज यूज ना करके आप उसको अपनी सब्जेक्टिविटी, यानी आप अपना थोड़ा सा उसमें अनुभव मिलाएं। आप अपने जो विचार आपको लग रहे हैं कि हाँ इसकी वजह से ऐसा भी संभव है, तो अपने अनुभव जन्य यानी अपना एक्सपीरियंस आप डालकर जब एक रिसर्च को करेंगे, तो दैट कॉल पोस्ट पॉजिटिविज्म। आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एन एपिस्टेमोलॉजिकल पोजीशन, ठीक है, that advocates the application of method of natural science to the study of social reality and beyond refers to। reality की बात हो गई, ठीक है, reality की बात हो गई। तो ये किस तरह की स्टडी की बात की जा रही है? अब आपको आई थिंक आंसर करना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पॉजिटिविज्म इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो एडवोकेट करता है एप्लीकेशन ऑफ मेथड of the natural science to the study of social reality। हम social reality के सामने रख रहे हैं, किसकी मदद से? जो हमारे पास डेटा है उसको natural science के मेथड से हम सामने ला रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ये क्वेश्चंस तो कई बार हम लोगों ने किया है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होता है इजीली मालूम है, तो फटाफट से पढ़। बोथ आर कंसर्न्ड विद डेटा रिडक्शन, क्या दोनों ही डेटा रिडक्शन से कंसर्न करते हैं? बोथ आर कंसर्न्ड विद वेरिएशन इन डाटा, क्या दोनों ही डाटा के वेरिएशन में कनेक्टेड है? बोथ ले एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या दोनों ही कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग रखते हैं? बोथ ले एम्फेसिस ऑन जर्नलाइजेशन, क्या दोनों ही जो रिसर्च के टाइप है उनको करने के बाद क्या जर्नलाइज कर सकते हैं हम लोग अपनी अपनी थ्योरी? बोथ आर कंसर्न विद आंसरिंग रिसर्च क्वेश्चंस, और दोनों ही रिसर्च के क्वेश्चंस देते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। आप इसमें सेफ साइड वाला ऑप्शन देखिए, बोथ आर कंसर्न विद डाटा रिडक्शन, दोनों ही डाटा के रिडक्शन में काम आते हैं, डाटा को रीड करना, पढ़ना, उसको पूरा चेक करना, तो ठीक है। बोथ आर कंसर्न, तो ए तो होगा ही होगा। अब ए कहाँ कहाँ है? इन सभी में ए है, तो ए तो होगा ही होगा। बोथ आर कंसर्न विद वेरिएशन इन डाटा, आप डेटा में वेरिएशन कर सकते हैं, कभी ज्यादा बढ़ाना और ऐड करना, मुझे और एविडेंस चाहिए, तो हम वैरायटी कलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए और बी कहाँ पर है? इन दोनों में नहीं है, जिसमें नहीं है वो मैंने कट कर दिया है।
मुझे इजी रहता है, मेरा यही मेथड है। बोथ ले एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि क्वालिटेटिव तो बात करता है आपके कॉन्टेक्स्ट की, आपके जितना हम लोग अपना थ्योरी, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सब भी, लेकिन क्वांटिटी कनेक्ट विद स्टैट्स ओनली, द नंबर्स ओनली, है ना। तो यहाँ पर कह रहे कि दोनों ही कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में एम्फेसिस करता है, तो सी हो जाएगा करेक्ट, रॉन्ग, ठीक है। तो सी तो 2 में भी नहीं है, तो सी तो पढ़ने का जरूरत भी नहीं था। बोथ ले एम्फेसिस ऑन जनरलाइजेशन। अब जनरलाइजेशन की बात को अच्छे से समझिए। रिसर्च में जो आपकी रिसर्च क्वांटिटेटिव होती है, जिसमें फैक्ट्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद एक कंफर्म्ड एक थ्योरी दे दी जाती है कि हाँ हमने पूरा ये एविडेंस चेक कर लिए, हमारा डेटा जो है वो इस तरह का थ्योरी दे रहा है, और हम जनरलाइज कर देते हैं अपनी थ्योरी को, जो हमारी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है वो तो दोनों तो नहीं करते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव करता है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, और ई हो जाएगा राइट, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में भी दिया है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फॉर राइटिंग अ लिटरेचर रिव्यू। क्यों लिखा जाता है लिटरेचर रिव्यू? ठीक है, यू नीड टू नो व्हाट इज ऑलरेडी नोन इन कनेक्शन विद योर रिसर्च एरिया। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी कितना रिसर्च हो चुका है, आपको ये पता होगा तो आप और बेहतर रिसर्च कर पाएंगे, है ना। तो बिल्कुल आप लिटरेचर रिव्यू में ये रीजन तो है ही लिखने का। इट मे हेल्प यू टू डेवलप अ एनालिटिक फ्रेमवर्क। इसके हिसाब से आप एनालाइज कर पाएंगे कि आपको अपनी रिसर्च किस तरह से करनी है, क्या क्या उसमें ऐड ऑन करना है और क्या क्या हटाना है। तो आप एनालिटिक एक फ्रेमवर्क बना पा रहे हैं, बिल्कुल ए और बी दोनों होगा। इट विल हेल्प विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइंडिंग्स। आपको जो जो फाइंडिंग्स मिला, आपको जो एविडेंस कलेक्ट आपने किया है, उसको इंटरप्रेट करने में लिटरेचर रिव्यू आपका बहुत सपोर्ट करता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चन फॉर यू। ऑब्वियसली आप जितना ज्यादा रिसर्च करते रहेंगे, आपकी रिसर्च उतनी फाइन होगी, बिकॉज आपके क्वेश्चंस आगे बढ़ते रहेंगे ना, कि अच्छा ये मैंने थ्योरी सोची थी, इसमें तो ये क्वेश्चंस भी हो सकता है, क्या इसका आंसर ऐसा होगा। तो जब तक आपको आपका एकदम लास्ट पॉइंट नहीं मिल जाता आपकी जो रिसर्च है, तब तक आपकी रिसर्च कंटिन्यू है, ऑन गोइंग है। तो बिल्कुल इट मे सजेस्ट फर्दर रिसर्च क्वेश्चंस फॉर यू। तो आंसर आपका क्या ठीक हो जाएगा? आंसर आपका 13 ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यस, आइडेंटिफाई द सैम्पलिंग इशू दैट आर प्रॉब्लमेटिक इन ऑनलाइन सर्वे। यस, पहले क्या होता था, पहले रिसर्च में सर्वे होते थे तो वो ऑनलाइन तो नहीं होते थे, ठीक है। मोस्टली लोग जाते थे, पेपर कलेक्ट करते थे, कॉलेजेस में जाना पड़ता था, स्कूल्स में जाना पड़ता था, इंटरव्यू लेने पड़ते थे, प्रिंसिपल्स के इंटरव्यू होते थे, टीचर्स के होते थे, स्टूडेंट्स के होते थे। तो ये सारा ना ऑफलाइन मोड पे होता था। बट अब क्या हो गया, अब रिसर्च में कई ऐसे भी डाटा कलेक्शन है जो ऑनलाइन चल रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि वो सैम्पलिंग इशू जो है वो कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं ऑनलाइन सर्वे में, ठीक है। तो मैनी पीपल यूज मोर देन वन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये तो बिल्कुल सही बात है, मतलब एक से ज्यादा प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं। अब मैं भी वही रिसर्च कर रही हूँ, डेटा सेम आ रहा है, कोई और रिसर्च के टॉपिक हो सकते हैं कुछ और करें, बट रिसर्च का जो टॉपिक है उससे कहीं ना कहीं कोई वर्ड कनेक्ट करेगा तो सेम ही सर्विस प्रोवाइडर होगा। तो इससे क्या होगा, मेरी रिसर्च जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग से ओपन हो जाएगी, सबको पता चल जाएगा। तो ये पॉइंट तो होगा ही होगा, ठीक है। एवरी पर्सन हैज ओनली वन ईमेल एड्रेस। ये तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अच्छी बात है, सबका अपना एक यूनिक ईमेल एड्रेस है, तो ये प्रॉब्लमेटिक तो नहीं हो सकता। तो बी नहीं होगा, बी जहां जहां है कट कर दीजिए, यहाँ यहाँ है, हाँ, तो आंसर आ गया। देखिए कितने आसानी से आंसर आ गया। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कई क्वेश्चंस में। फिर अ हाउस होल्ड में हैव वन कंप्यूटर बट सेवरल यूजर। दैट्स ट्रू। अब एक मेरे पास अगर कंप्यूटर है तो वो मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ए और सी हो जाएगा करेक्ट, तो ऑटोमेटिकली डी भी आपका राइट हो जाएगा। तो आपका आंसर निकल आया फोर्थ नंबर। इंटरनेट यूजर्स आर बायस सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल, इंटर यूजर्स जो है वो बायस सैंपल है आपका। बायस क्या होता है, जिसमें हेरा फेरी की जा सकती है, जिसमें कुछ भी झूठ सच हो सकता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है,
Which among the following is an open source software for data analysis? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। SPSS मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, आर या मिनीटैप, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर। चलिए फटाफट से इसकी फुल फॉर्म भी नोट कीजिए क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। SPSS की फुल फॉर्म है स्टैटिक्स पैकेज फॉर द सोशल साइंस एंड मतलब हो गया मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मिनीटैप इट्स नथिंग रिलेटेड विद ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आर जो है इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका आर। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सिलेक्टिव जो है हमारे एग्जामिनर देते हैं, तो हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होती है। तो थर्ड हो जाएगा सही। आज की वीडियो के ये 5 क्वेश्चन, जल्दी मिलूंगी मैं आपके साथ और 5 क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अपलोड हो रही हैं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा बताइएगा कि आपके 5 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं।